चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा गया है किस टाइप के हाइलाइट का एग्जाम्पल है। तो ध्यान देना, जब भी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन में अगर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्लालिक पोजीशन। इस पोजीशन बोलते हैं अल्लालिक पोजीशन, और इस टाइप के हाइलाइट को बोलते हैं हम लोग अल्लालिक हाइलाइट। अगर बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे अगर आपका हाइलाइट जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन, और इस टाइप के हाइलाइट को बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक हाइलाइट। सिमिलरली अगर आपके पास डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अगर अटैच हाइड्रोजन होता है इसको बोलते हैं हम लोग विनाइलिक पोजीशन, और इस टाइप के हाइलाइट को बोलते हैं हम लोग विनाइलिक हाइलाइट। और ध्यान देना, अगर आपके पास अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा हाइलाइट रिंग से, बेंजीन रिंग से, तो उसको बोलते हैं हम लोग अराइल हाइलाइट, अराइल हाइलाइट। तो ध्यान देना, ये जो केस है यहाँ पर हाइलाइट अटैच है डबल बॉन्ड के जस्ट अगले पोजीशन से, तो इसको हम बोलेंगे अलाइलिक हाइलाइट, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन, और उसका एनालिसिस मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी कंपेयर करना है इन केस ऑफ डिफरेंट हाइलाइट। तो ध्यान देना, जितना आपका साइज छोटा होगा उतना ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा साइज होता है फ्लोरीन का, फिर होगा क्लोरीन का। तो जितना साइज छोटा होगा उतना ही कार्बन के 2p और हाइड्रोजन के 2p में यानी p में ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होता है, और जितना ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा आपका ओवरलैपिंग का एक्सटेंट डिक्रीज होता है, इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा CF का, फिर Cl का, फिर Br, फिर I, यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो जब भी आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी पर कमेंट किया जाए तो ये डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पे, और ओवरलैपिंग जो होता है साइज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर था सी। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास अल्कीन है और अल्कीन के लेफ्ट साइड में बेंजीन रिंग अटैच किया हुआ है, और राइट साइड में आपके पास CH3 है। तो यहाँ पे सिंपली आपको मार्कोनी को एडिशन करना है। अब मार्कोनी को एडिशन में लोग क्या सीखे हैं कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है, तो HBr का नेगेटिव पार्ट क्या होगा, Br माइनस। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ेंगे जहाँ कटायन स्टेबल होगा। तो कटायन स्टेबल कहाँ होगा, तो जब पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो अगर पॉजिटिव बनाते हो आप कहाँ पे, पॉजिटिव बनाते हो अगर आप लेफ्ट साइड में बेंजीन रिंग के पास में, तो उसमें क्या होगा, उसमें रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे सिस्टम ड्यू टू रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए आप Br को यहाँ जोड़ोगे, और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा H यहाँ जोड़ देना। तो जो मेजर पॉट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने कार्बन के साथ आई जुड़ा हुआ, आयोडीन जुड़ा हुआ है, उसको हम डाल रहे हैं, उसमें MF डाल रहे हैं। तो MF बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें मेटल वेरी कर रहा है, मेटल जो ग्रुप 1 का है हो सकता है वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि MF ब्रेक करेगा M+ में और F- में, और जो F- फ्री होगा वो अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अटैक करके आपके I को रिप्लेस करेगा और F आ जाएगा सिस्टम में। तो ध्यान देना, ये रिएक्शन पूरा डिपेंड कर रहा है कि आपके पास आयन इजीली कब बन सकता है। तो जो मोस्ट आयनिक कंपाउंड होगा वो आयन को इजीली प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक कंपाउंड होगा जब आपका मेटल का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोएस्ट होगा, तो सबसे लोएस्ट आयन एंथैल्पी कौन सा होगा, Rb का। तो Rb वाले केस में क्या है, फ्लोरीन रिलीज करना सबसे आसान होगा क्योंकि ये मोस्ट आयनिक कंपाउंड है। तो उस केस में आपका रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो आपका जो सी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप प्रोपीन से पास कर रहे हो Cl2 एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब आप हीटिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस रेडिकल के थ्रू निकलेगा। जब भी हाइड्रोजन के साथ हीटिंग होता है या तो सनलाइट होता है तो आपको रेडिकल में क्या सोचना है। रेडिकल वाले में बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ना है जहाँ रेडिकल स्टेबल होगा। तो आपको पता है कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर आप रेडिकल क्रिएट करते हो तो उस रेडिकल में रेजोनेंस होगा, तो वहाँ पे रेडिकल बनेगा और वहाँ पे आप क्लोरीन को जोड़ दोगे, तो यानी आपका सिस्टम जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। और इस टाइप के क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अलाइल क्लोराइड, क्योंकि ये आपका अलाइलिक पोजीशन है डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाला, तो इसको बोलोगे अलाइल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों लोग, आपसे बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन को सिंथेसाइज करने के लिए इनमें से बेस्ट कौन होगा। तो ध्यान ना, जो पहला ऑप्शन है उसमें बेंजीन में डाल रहे हैं Cl2 इन AlCl3। तो इसमें आपको पता है कि AlCl3 क्या करेगा, वैकेंट P जो इसका है वहाँ पे क्लोरीन के एक पार्टिकल को यहाँ पे खींचेगा और यहाँ पे इसको ब्रेक करके आपके पास अल्ट्राफाइल बनेगा Cl+, जो कि इस पर बेंजीन अटैक कर लेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। यानी जो आपको पहला ऑप्शन है वही बेस्ट मेथड होगा, यानी इसका आंसर ए होगा। अब बस सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए हम लोग बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो फेनॉल में डालोगे आप Na2 + HCl NCOCl, तो ऐसा कोई मेथड हम लोग पढ़े नहीं कि इससे क्लोरोबेंजीन बनेगा, तो ये ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर बेंजीन में आप एसिड डालोगे तो यहाँ पे आपका एसिड ऐड नहीं होगा, तो भी आप ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हो। इवन आप एनिलीन में डालोगे HCl और हीटिंग करोगे तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी ये अनलिनियम आयन बन जाएगा, यानी NH3+ बन जाएगा, NCl- बन जाएगा, तो यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, जो कि हम लोग बता चुके थे। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा अबाउट कायरलिटी। तो ध्यान देंगे, पहला जो स्टेटमेंट है SN1 रिएक्शन इल्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनएंशियोमर, एक करेक्ट होता है। SN1 में क्या होता है कि आपका D और L दोनों फॉर्म बनता है, दोनों आपस में क्या होता है, मिरर इमेज होता है, यानी दोनों का रिलेशन क्या होगा, आपस में इनएंशियोमर्स का होगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द SN2 रिएक्शन ऑफ हैलोल्केन्स हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट सो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है कि SN2 में अगर आपका सेंटर कायरल है तो अगर उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस पॉइंट पे इन्वर्ट करता है, उस पॉइंट पे क्या करता है, इन्वर्जन शो करता है। जो सी ऑप्शन है इनएंशियोमर आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये गलत हो जाएगा। इनएंशियोमर्स का डेफिनेशन जो पढ़ोगे, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट। रैस्मिक मिक्सचर शो 0 ऑप्टिकल रोटेशन, ये भी सही है। रैस्मिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमेरिक पेयर, यानी एक D फॉर्म होगा तो एक L फॉर्म होगा, दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, जस्ट इक्वल होगा। तो चूँकि दोनों का अमाउंट इक्वल है तो नेट रोटेशंस में क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि किसी एक के रोटेशन को दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, कंपनसेट करता है एक्सटर्नली। तो रैस्मिक मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या था, तो क्वेश्चन डिमांड था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट होगा ऑप्शन सी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन और एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द डिहाइड्रोहालोजनेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमो ब्रोमोपेंटेन इज पेन टू इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। तो ध्यान देना, आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन है और इसका जब हम अल्कोहलिक वे से रिएक्शन करेंगे तो डिहाइड्रोहालोजनेशन होगा। तो बोला गया कि आपका अल्किन ऐसा बनता है, इंस्टेड ऑफ इस तरह का अल्किन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ध्यान देना, ये जो अल्किन है ये अनस्टेबल है और ये अल्किन क्या है, मोर स्टेबल है। मतलब अनस्टेबल से बेटर है कि अल्किन क्या है, लेस स्टेबल होगा, और ये होगा मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल अल्किन जो बनता है ये आपका सेजप रूल तो बोलता है। तो अल्कोहलिक वे से जो ये बना रहे हो तो ये जो अल्किन बन रहा है ड्यू टू सेजप रूल, और ये जो अल्किन अगर बनता तो इसको बोलते हैं ड्यू टू हॉफमैन रूल। तो ये इसका जो फॉर्मेशन होता है इसको हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग सोचते हैं, और इसका फॉर्मेशन को सेजप रूल के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हो, ठीक है। तो सेजप के अकॉर्डिंग था कि हम उस अल्किन को बनाएंगे जो अल्किन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों लोग, आपको बोला गया है कि 2 ब्रोमोपेंटेन को अगर हम एलिमिनेशन करते हैं यूजिंग अल्कोहलिक क्यूएच या कोई भी बेस, तो उस केस में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला ही इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट जो होगा करेक्ट होगा। ध्यान देना, 2 ब्रोमोपेंटेन का अगर हम करते हैं एलिमिनेशन तो फॉर्म करता है पेन टू इन, ठीक है। अभी जो होता है ये E2 एलिमिनेशन फॉलो करता है, तो E2 एलिमिनेशन जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन का टाइप होता है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। फॉलो सेजप रूल, ये भी सही है, तो बी भी क्या होगा, करेक्ट। ये डिहाइड्रोहालोजनेशन रिएक्शन, ये भी करेक्ट है,
क्योंकि इसमें आपका रिमूवल ऑफ HX है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो रहा था, इसलिए किसे बोलते हैं हम लोग डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन। डी स्टेटमेंट दिया हुआ डिहाइड्रेशन प्रोसेस ये गलत है, इसमें वाटर रिमूव तो नहीं हो रहा है, यानी आपका ABC करेक्ट स्टेटमेंट होगा, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन बिलो ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका जो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का रेट है सबसे स्लोएस्ट होगा। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपका बेंजीन रिंग में या एरोमेटिक रिंग में हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल हम डालें तो उस न्यूक्लियोफाइल के थ्रू इसको सब्स्टिट्यूशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, यानी ये प्रोसेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, इज वेरी डिफ़िकल्ट। अब वेरी डिफ़िकल्ट क्यों होता है, इसका रीज़न को हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ ना, इसका जो पहला रीज़न होगा, फर्स्ट रीज़न, कि आपका जो बेंजीन रिंग का जो इंट्रैक्शन है आपके हाइड्रोजन के साथ होगा कि लोन पेयर के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर जब यहाँ के साथ रेजोनेंस करेगा तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपका कार्बन जो बेंजीन रिंग का है और जो हाइड्रोजन है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड है C और X का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है। इससे क्या होगा, इस PDC कैरेक्टर से, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से होता क्या है, इस CX बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इसके बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो तो क्या हो गया, बॉन्ड टूटेगा नहीं, पहला रीजन। सेकंड है रीजन इसका हो जाएगा कि अगर आप बॉन्ड तोड़ भी देते हो तो तोड़ने के बाद जो इंटरमीडिएट कैटायन बनेगा, कैटायन हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो कैटायन बना हुआ है ये है हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, ये फॉर्म नहीं करेगा। अब हाईली अनस्टेबल रीजन है क्योंकि यहाँ का जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, जहाँ कैटायन फॉर्म किया हुआ है। अब sp2 में क्या होता है, परसेंट स्कैटर क्या होता है, हाई होता है, तो इस सेंटर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इंक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कैटायन का स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड रीजन ये है कि बेंजीन रिंग जो है इटसेल्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा रिंग के पास, तो यहाँ जो रिंग आपका इलेक्ट्रॉन रिच है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्सन होगा और रिंग उसको रिपेल करके उसको ऐड नहीं होने देगा, तो यहाँ पे एक रिपल्सन होगा। तो ये तीन रीजन है जिस कारण क्या होता है, जो हाइड्रोजन लिंक होता है बेंजीन रिंग से उसको सब्स्टिट्यूट करना थ्रू न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब इसमें क्या होता है कि आपके पास OH माइनस अप्रोच कर रहा है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आएगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन जो ए में है आपका हाइलाइट जो है लिंक है बेंजीन रिंग से, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, यानी प्रोसेस बहुत मुश्किल है, यानी सबसे स्लोएस्ट बोलते हैं ना, स्लोएस्ट जो होगा इसी केस में होगा, क्योंकि बाकी जो BCD है वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट क्या है, C और D में जो कैटायन बनेगा, कैटायन थोड़ा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो आपका अगर हम इसमें रेट कंपेयर कर दें, क्वेश्चन में तो बोला था सिर्फ क्या स्लोएस्ट क्या होगा, हम लोग इसको पूरे रेट को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल रेट अगर स्टडी आप करना चाहोगे ना तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे स्टेबल कैटायन कहाँ बन रहा है, ऑप्शन डी में, डी के बाद सी में, सी के बाद बी, और बी के बाद ए में तो मुश्किल है। तो इसका रेट को जो स्टडी करोगे तो सबसे फास्टर रेट कहाँ होगा, डी का, डी के बाद सी का, सी के बाद बी और लास्ट में ए होगा, यानी सबसे स्लोएस्ट कौन होगा, ए होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपाउंड ए को आप ट्रीट करते हो सोडियम से तो बी फॉर्म करता है, NPCl5 से रिएक्ट करने पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनता है। ठीक है, और बी सी दोनों का आप रिएक्ट करवाते हो तो आपको मिलता है डाईइथाइल ईथर। तो आपसे ABC को पहचानने बोला गया, तो आप क्या करना, सबसे पहले ऑप्शन को देखो। तो आप देखो कि सब जगह जो ए के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इथानॉल है, इथानॉल है, इथानॉल है और इथाइल क्लोराइड है। तो ध्यान देंगे इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो सोडियम प्लस PCl5 दोनों से रिएक्ट करेगा। तो सिंपल सा बात है कि
कि इथानॉल और इथाइल क्लोराइड, आपके पास ए के लिए दो ही ऑप्शन है, एक है इथानॉल हो सकता है या तो हो सकता है इथाइल क्लोराइड। तो आपका जो ए है सोडियम से भी रिएक्ट करना चाहिए और PCl5 से, तो आपका जो इथानॉल है वो सोडियम और PCl5 दोनों से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास O से H लिंक है तो सोडियम से रिएक्ट करेगा, और OH ग्रुप है जो PCl5 से रिएक्ट करके OH का हटा के आप सील लगाते हो। इसका मतलब कंपाउंड ए कन्फर्म होने के लिए कंपाउंड ए क्या होगा, तो कंपाउंड जो ए होगा ये होगा CH3CH2OH, यानी आपका कंपाउंड ए फॉर्म करेगा। इस कंपाउंड में अगर आप सोडियम डालते हो तो ACH निकलेगा, यहाँ पे बनेगा CH3CH2O-, इथॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा, ये आपका B बन जाएगा। C क्या बनेगा, तो PCl5 से रिएक्शन करने पे क्या होता है, ए पूरा का वो जो पूरा OH आपको दिख रहा है उसको हटा के आप सील लगा देना, यानी बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। अब इस B को जब C में आप ऐड करते हो तो आप पढ़े होगे विलियमसन सिंथेसिस, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा और इसको निकाल देगा Cl को, और यहाँ पे एक ईथर फॉर्म करेगा CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर थ्रू विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, तो इसका मतलब आपका जो C और B और ये हम लोग पहचान लिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर होगा D। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है C7H8, उसको ट्रीट किया गया है क्लोरीन और हीट। यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में लिया गया है और उसके बाद कंपाउंड A बना है और A को ट्रीट किया गया Br2Fe के साथ, तो B बना है, उसको डाला गया जिंक एसिल के साथ तो C बना है। तो आपसे बोला गया है कि कंपाउंड C का फॉर्मूला बताना है, उसका नाम बताना है। तो ध्यान देंगे C7H8, तो इस कंपाउंड का अगर हम देखें तो ये हाइड्रोकार्बन है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो C7 के लिए आपका अल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C7H16 होता है। तो अल्केन से कितना H कम है, तो अल्केन का फार्मूला इसके करस्पॉन्डिंग होता है C7H16, उससे 8H का कमी है, 8H कम है, तो मतलब हर 2H के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, तो 8H के लिए कितना होगा 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब जो आपका B है, यानी जो आपका A बना हुआ A, तो A जो बना हुआ है उसके बाद हम लोग Br2+Fe डाले हैं, तो कहीं ना कहीं Br2+Fe आपको हिंट दे रहा है कि इसमें EAS रिएक्शन हो रहा है, एल्डोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें ब्रोमीन प्लस बनेगा एज एल्डोफाइल। Fe जो है Fe बिहेव करेगा एज लेबिस एसिड की तरह, तो कहीं ना कहीं A में बेंजीन होगा। तो अगर हम इस कंपाउंड में अगर रिंग को हम ड्रॉ करें, बेंजीन को ड्रॉ करें, तो आपका जो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कंज्यूम हो जाएगा और एक कार्बन बचेगा, तो उसको आप ऊपर दिखा लो। तो कम जो C7H8 का जो फार्मूला दिया हुआ है वो इसके लिए हो सकता है, यानी वो हो जाएगा टॉलिन। ठीक, अब इसमें डालोगे आप Cl2 सनलाइट, और अभी क्लोरीन क्या है एक्सेस में है। तो होता क्या है कि सनलाइट में आपको फ्री रेडिकल फॉर्म करना है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो है, तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहाँ अच्छे से होगा, जहाँ पर रेडिकल स्टेबल होगा। तो जो टॉलिन का जो पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट है इस कार्बन का, यहाँ से अगर H निकालोगे तो यहाँ जो रेडिकल क्रिएट होता है उस रेडिकल में रेजोनेंस होता है, तो वहाँ से इसको निकालना क्या होगा, आसान होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, चूँकि क्लोरीन एक्सेस में दिया हुआ था, तो यहाँ पे जितना भी हाइड्रोजन होगा उसको आप रिप्लेस करो क्लोरीन से, यानी आपका जो ऑप्शन B है, यानी ऑप्शन जो A है, A बन जाए जो, यानी आपके पास जो A दिया हुआ था ये कंपाउंड हम क्रिएट कर लिए। अब क्या है, इसको ट्रीट किया गया Br2Fe के साथ, तो इसमें बेसिकली क्या करना आपको करना है ES रिएक्शन। तो ES में इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। अब ध्यान देंगे जो CCl3 होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो CCl3 जो आपका ग्रुप है वो बिहेव करता है जब -M या -R बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप होता है। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, यानी ऑप्शन जो B में आपका कंपाउंड क्रिएट होगा उसका मेटा पोजीशन में आप ब्रोमीन को जोड़ोगे।
बात समझ में आया। लास्ट स्टेप में हम लोग ऐड करें जिंक एसिल। तो ध्यान ना, जिंक एसिल का काम क्या होता है, तो जब भी आपके पास हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड होगा, तो जिंक एसिल में होता क्या है कि आप इसको ऐसा सोचो कि आरसीएल का बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ पे Cl माइनस होगा, आर प्लस होगा। अब जिंक यहाँ मेटल है, तो ध्यान ना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल होता है तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। सिंपल सा चीज़ रखना कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी मेटल होगा तो मेटल का काम होता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जिंक +2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैटायन गेन करेगा और खुद को कन्वर्ट करेगा R माइनस में। अब मीडियम एसिडिक से क्या मिलेगा, H+। तो H+ क्या करोगे आप, R माइनस में डाल दो, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RH। क्या बन जाएगा, RH। अगर इस लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कट करके समझाएं तो सिंपल सा चीज़ है कि आपका जो RCl है, अगर आप जिंक एसिल यूज करोगे तो सिंपल क्या करना है, आपका जो Cl है उसको हटा के RH उसको H लगा देना है, यानी जितना भी Cl हटा के H लगा देना। तो यहाँ जो है ये जो इस मॉलिक्यूल में अगर आप जिंक एसिल डालोगे तो यहाँ पे ऊपर जो Cl लगा है उसको हटा के आप H लगा देना, यानी आपका सिस्टम है, सिस्टम में ये बन जाएगा CH3 और नीचे बन जाएगा Br, यानी आपका जो कंपाउंड C बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटाब्रोमोटोलिन, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। मूव करते हैं इस तरह के और फर्दर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस पे। बच्चों एक आपके पास रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ है और बोला गया है कि इसमें आपको प्रोडक्ट को पहचानना है और बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन। ध्यान देना, ये जो रिएक्शन लिया हुआ है, ये रिएक्शन लिया हुआ है साइन सब्स्टिट्यूशन से। एंड बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ध्यान देना, इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी ये मैकेनिज्म वर्कआउट करता है तो आपको ध्यान देना है जो भी ग्रुप अटैच होता है, जो ग्रुप यहाँ अटैच है उसका सिर्फ आप आई इफेक्ट को देखोगे, इसके सिर्फ आपको आई इफेक्ट को देखना है, इसके एम या फिर जो आर इफेक्ट बोलते हैं ना, मेजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट को नहीं देखना है। तो जो भी हमारा ग्रुप अटैच होता है उसका सिर्फ आई इफेक्ट काम करता है, -I या +I। तो आपके पास जो कंपाउंड दिया हुआ है OCH3 और मेटा पोजिशन ब्रोमीन लगा हुआ है, तो आप ध्यान देंगे NaNH2 क्या है, उसमें मिलता है हमको Na+ NH2-, तो मेरे को काम होता है NH2- से। अब NH2- जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास क्या होगा, जहाँ पे हैलोजन लिंक होगा उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन से H को निकालेगा। तो यहाँ पे 2 H है, एक A वाला H है और एक A वाला H है, बात समझे। तो आपका बेस हाइड्रोजन को पहले निकालेगा। तो यहाँ पे जो OCH3 है उसका बिहेवियर जो -I की तरह है, तो आपके पास 2 जगह आपका H निकल सकता है। तो H निकलेगा तो क्या बनेगा, आयन बनेगा। तो दोनों जगह हम आयन को क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। तो एक आयन यहाँ बन रहा है और एक आयन नीचे बनेगा। अब आपको बताना है कि थ्रू -I इफेक्ट कौन सा आयन आपको ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। तो आप बताओगे कि कौन सा आयन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो ध्यान देना, आयन जितना -I के पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये होगा मोर स्टेबल, क्योंकि इसका -I ग्रुप क्या है, पास में है, -I यहाँ से क्या है, दूर में है। तो ये होगा मोर स्टेबल, ठीक है। तो जो मोर स्टेबल हो उसको लेके हम लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा, तो ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा खुद को बेंजाइन में। तो OCH3 ऐसा बन गया। अब इसमें वापस क्या करेंगे, वापस अमोनिया को ऐड करना होता है। तो अमोनिया को जब ऐड करोगे तो अमोनिया टूटेगा NH2- में H+ में, तो इसको आपको ऐड करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड को फिर से वापस तोड़ो। तो ट्रिपल बॉन्ड को वापस तुम तोड़ोगे तो फिर से तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी बनेगा। फिर से 2 पॉसिबिलिटी क्या बनने वाला, ध्यान देना। नेगेटिव आप यहाँ बना सकते हो और पॉजिटिव यहाँ बना सकते हो, या उल्टा सोचो, नेगेटिव आपका जो है
यहाँ बनेगा और पॉजिटिव यहाँ बनेगा। अब बताओ, चूँकि OCH3 माइनस इफेक्ट है तो कौन सा चार्ज ब्रेकेज आपको सपोर्ट करेगा? तो ये जो ब्रेकेज है ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ब्रेकेज आपको सपोर्ट करेगा। तो अब क्या करोगे, इस ब्रेकेज में आप NH2 माइनस और H+ को जोड़ो। तो जोड़ने के बाद आपका जो बनेगा सिस्टम, आपका सिस्टम ऐसा कुछ बनेगा, यानी आपका जो NH2 है वो यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। तो आप देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो मैच कर रहा है ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इसका जो रिएक्शन टाइप होगा ये होगा साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड बेंजाइन मैकेनिज्म। तो ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्काइल हाइलाइट दिया हुआ है और आपके पास NaCN में साइनाइड डाइज़ोन्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ध्यान ना, जब भी RX में डालते हो आप CN माइनस, तो यहाँ पे CN माइनस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ का जो मैकेनिज्म होता है SN2। क्या होता है, SN2। तो बोला कि इसमें ए रिएक्शन सबसे फास्ट किस सॉल्वेंट में होगा? तो ध्यान ना, SN2 रिएक्शन के लिए आपका सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर अप्रोटिक। पोलर अप्रोटिक का मतलब क्या है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो आपका इस रिएक्शन का सबसे बेस्ट रेट होगा पोलर अप्रोटिक। तो इथानॉल कैसा सॉल्वेंट है? ये पोलर प्रोटिक है, क्योंकि इसमें क्या है आपका जो O से H लिंक है। मेथानॉल में भी आपका O से H लिंक है। तो दोनों केस में क्या होगा, ये सब हो जाएगा पोलर प्रोटिक। वाटर में भी क्या है, आपका जो H है O से लिंक है। तो ये तीनों केस क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से HCl1 को सपोर्ट मिलता है, SN2 में इस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया हुआ है DMF, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि DMF जो होता है उसका फिगर को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये DMF ऐसा होता है, NN डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, NN डाइमिथाइल फॉर्माइड। तो इस केस में क्या है कि आपका कोई भी HOF या N से लिंक नहीं है, यानी क्या होगा, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होगा और आपका रिएक्शन सबसे फास्ट मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका था आंसर सी करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा बाइफिनल सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो इतना कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपल वे में देखा जाए तो आपको सिर्फ क्या पता करना है कि POS और CS नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जहाँ पे भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री नहीं दिखेगा तो आप बोलोगे कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ध्यान देना, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा, आप बोल सकते हो कि आपका फिगर सिस्टम प्लानर नहीं होना चाहिए। पहला तो ये याद रखना कि प्लानर फिगर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। एक प्लानर फिगर कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्शन जो ए है, ए का फिगर प्लानर होगा। सेम क्या होगा, आपका जो बी है, बी में भी क्या है, ये फिगर प्लानर है। प्लानर हो फिगर में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑटोमेटिकली मिल जाता है आपको। किसी प्लानर फिगर में आपका ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा मिल जाएगा, क्या आपका किसी प्लानर फिगर में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। कट 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 कट। चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 फिगर दिया हुआ और बोला कि इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान ना, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए सिंपल है, आपका फिगर जो है प्लानर नहीं होना चाहिए। बात समझे? इसके अलावा बोला गया है कि सिस्टम में जो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी उस सिस्टम में POS नहीं होना चाहिए। COS यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, POS का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, AAOS
ऑल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, उतना डीप पे नहीं जाएंगे हम लोग, बस हमारा काम 1 और 2 से ही हो जाएगा, ये दोनों नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो प्लानर फिगर होता है उस फिगर में ऑटोमेटिकली पीओएस हो जाता है। तो फिगर प्लेनर होगा तो पीओएस होगा तो क्या होगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ध्यान देंगे, आपका जो ए फिगर है इसमें क्या सिस्टम क्या है, प्लेनर है। बी भी क्या है, प्लेनर है। सी भी क्या है, प्लेनर है। अब जो डी वाला फिगर दिया हुआ आपको, डी में क्या है, बल्कि ग्रुप अटैच है यहाँ पे। तो इसके कारण क्या होता है, इनका जो प्लेन है सेम नहीं होता, तो फिगर हो जाता है नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लेनर हो जाएगा फिगर, यानी एक रिंग का प्लेन और दूसरे रिंग का जो प्लेन है वो सेम नहीं होता है। एक रिंग का प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो दूसरे रिंग का प्लेन वर्टिकल हो जाता है। यहाँ ड्रॉ करना मुश्किल है, लेकिन याद रखना है कि ये रिंग वर्टिकल में होगा और ये रिंग हॉरिजॉन्टल में होगा। तो ये जो ब्रोमीन दोनों दिख रहा है वो सेम प्लेन में नहीं है। सिमिलरली आपका जो आई दिख रहा है सेम प्लेन में नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस फिगर में पीओएस, सीओएस और एओएस का एब्सेंस है। अगर एब्सेंस होगा तो क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग कुछ यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है और बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला रिएक्शन में आप हालाइट से बना रहे हो अल्किन, यानी कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सेकंड में हालाइट को हम हटा के OH जोड़ रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और थर्ड रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, अल्किन में ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं तो ऐसा टाइप क्या होगा, ए होगा एडिशन रिएक्शन। यानी आपका जो ए होगा एलिमिनेशन, बी होगा सब्स्टिट्यूशन और सी होगा एडिशन रिएक्शन। यानी ऑप्शन जो डी होगा आपका करेक्ट। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके सामने एक कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है और बोला गया है इस कंपाउंड का 2 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स होगा और दोनों क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इस कंपाउंड में आपके पास एक कारल सेंटर है, यहाँ पे एक कारल सेंटर है, यानी यहाँ C से H लिंक है, CH3 लिंक है, OH लिंक है एंड COH लिंक है। तो ये एक कार्बन क्या है, कारल होगा। तो कारल कार्बन जो होता है उसका 2 फॉर्म पॉसिबल होगा, D और L फॉर्म। तो दोनों होता है ऑप्टिकल एक्टिव और दोनों का जो रिलेशन होता है तो दोनों क्या होता है, आपस में मिरर इमेज होता है जो कि नॉन सुपर इम्पोज करेगा। तो दोनों D और L जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, तो उसको हम बोलते हैं आपस में इनएंसोमेरिक रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे D और L जो है, अगर इसको A और B का नाम हम दे दें तो A और B जो आइसोमर्स है उसको हम बोलेंगे आपस में रिलेशन क्या बोलेंगे, इनएंसोमर्स का, यानी दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने SN1 पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और बोला है इसमें कौन सा करेक्ट होगा को बताना है। तो ध्यान ना, आपके पास NCERT का जो SN1 का प्रोसेस मैं शेयर कर रहा हूँ। ध्यान ना, SN1 होता है क्या है कि पहले जो हालाइड है, हालाइड रिप्लेसमेंट होता है और यहाँ पे कैटायन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है sp3 होता है, ठीक। तो sp3 में शेप क्या होता है, सिस्टम का टेट्राहेड्रल होता है। अब जैसे हालाइड हटता है और यहाँ पे कैटायन बनता है तो यहाँ पे सॉल्वेंट होता है पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है, यानी उसको आप वाटर बोल सकते हो। तो ये सॉल्वेंट जो है आपको इस हाइड्रोजन को निकलने में हेल्प करता है थ्रू हाइड्रेशन। तो यानी जो हाइड्रोजन निकल रहा है और जो कैटायन बन रहा है उसका हाइड्रेशन होता है, यानी जो सॉल्वेंट H2 है वो कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन करके वो हाइड्रोजन और आपके कैटायन को क्या करेगा, आपको स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है आएगा तो यहाँ पे जो कैटायन बना है उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। अब sp2 में क्या होता है कि एक जो P है, जहाँ से अभी बॉन्ड टूटा है तो P हो गया अनहाइब्रिड। तो ये इस P का 2 लोब खाली होता है, यहाँ। तो ये आपके पास वैकेंट P खाली है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से भी अप्रोच कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अप्रोच कर सकता है। इन जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है वहाँ से भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल जहाँ से लिविंग ग्रुप निकला है, जहाँ से X निकला वहाँ से अप्रोच करेगा उस ऑर्बिटल में, तो आपका कंपाउंड ऐसा बनेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं रिटेंशन, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन था आपके पहले वाले सिस्टम का ही उसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिटेंशन। अब अगर अटैक पीछे से होगा बैकवर्ड तो उसको जो पार्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं कि इन्वर्टेड है, यानी पिछले वाले पार्ट का क्या है, इन्वर्टेड पार्ट है, यानी इन्वर्जन हो रहा है। अब दोनों का पॉसिबिलिटी इक्वल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का चांस 50-50% हो सकता है। तो
आपका इक्वल अमाउंट में इन्वर्जन और रिटेंशन दिख रहा है मेरे को, जो कि एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है। तो उस केस में दोनों जो पॉइंट बनेगा, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर ये सेंटर दोनों पैरेलल होगा, तो अगर डी फॉर्म होगा तो एल फॉर्म होगा। तो दोनों का चूँकि 50-50% बनने का चांस था, तो इसमें होना चाहिए था क्या, रेसमाइजेशन, यानी बनना चाहिए था रेसमिक मिक्सचर। बट ऐसा होता है क्या, तो एनसीईआरटी तो बोलता है कि होता है, बट एनसीईआरटी एक पॉइंट मिस कर रहा है कि ये एक्चुअली नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअली होता क्या, समझा यहाँ से। आपको ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का दो अप्रोच जो है बहुत साइड से सेम होना चाहिए था, बट प्रॉब्लम में देखो ध्यान से ना, प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है आपका सॉल्वेंट पार्टिकल करता है। जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, तो हाइड्रोजन के अराउंड में क्या है, वाटर पार्टिकल जमा हो गया। अब जमा हो गया और उसे अट्रैक्ट करके उसको घेर लिया। अब घेर लिया तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन पार्टिकल जो फ्री हो, जो इजीली निकल के बाहर निकल जाना चाहिए था, उसके आसपास सॉल्वेंट का पार्टिकल आ जाता है। अब आ जाता है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो इधर का अप्रोच है, यानी यहाँ जो हाइड्रोजन जा रहा था उसके आसपास में वाटर का पार्टिकल आ रहा है, जो कि आपके हाइड्रोजन से को सॉल्वेट कर रहा है। तो ये पार्टिकल जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे इस एरिया को ब्लॉक कर देगा। यानी यहाँ पे वाटर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, हर जगह वाटर पार्टिकल आएगा जो कि हाइड्रोजन से खुद को सॉल्वेट करना चाहता है। तो अल्टीमेटली ये जो यहाँ का जो अटैक हो रहा था, यानी ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा उसके रास्ते को ब्लॉक करेगा। यानी जिधर से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, वो लिविंग ग्रुप क्या है, बहुत स्लोली निकलेगा, क्योंकि उसको वाटर घेर के रखा होगा। तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा। तो इसके कारण जो रिटेंशन होता है थोड़ा कम होगा, लेस होगा, और इन्वर्जन जो होगा मोर होगा। तो एक्चुअल में अगर बात करेंगे तो आपका एसन में एक्चुअल में जो होता है वो होता है मोर इन्वर्जन लेस रिटेंशन, यानी इन्वर्जन मोर होगा देन रिटेंशन, लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। यानी रेसमाइजेशन परफेक्ट नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो ज़्यादा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो रेसमाइजेशन पार्शियल होता है। मान लेते हैं कि 60% बना इन्वर्जन, तो 40% बना रेसमाइज आपका रिटेंशन। तो ओवरऑल क्या होगा, आपको 40% कंटेंट ही क्या होगा, रेसमाइज करेगा। दो जो है 20% जो हो रहेगा वो क्या रहेगा, इन्वर्टर रहेगा। तो इसमें इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये होगा। अब आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको आप टिक मार दोगे रेसमाइजेशन, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो ध्यान देना, आपको टिक क्या करना, आप ध्यान सुनना। अगर आपके क्वेश्चन में ओनली रेसमाइजेशन दिया हो तो आप इसको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेसमाइजेशन के साथ अगर पार्शियल इन्वर्जन लिखा होगा अगर, तो उस केस में पार्शियल इन्वर्जन जो है, यानी मोर इन्वर्जन जो है, उसको आप टिक करोगे, ठीक है। तो अगर आपको लिखा रहेगा कि रेसमाइजेशन है ओनली, तो उसको टिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेसमाइजेशन का ऑप्शन साथ अगर आपको लिखा रहा है कि मोर इन्वर्जन है इन पार्शियल रेसमाइजेशन दिख रहा है आपको, पार्शियल रेसमाइजेशन, तो इन्वर्जन अगर ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, तो इन्वर्जन का एक्सटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिटेंशन, तो उस केस में उसको आप टिक मार दोगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के दोबारा आने का चांसेस काफ़ी है ये, तो इसको आपको ढंग से समझ लेना है कि क्यों आखिर मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे रेसमाइजेशन पार्शियल हो रहा है और इन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चों लोग मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जहाँ पर रेसमाइजेशन होगा। तो ध्यान ना, रेसमाइजेशन होने के लिए आपका प्रोसेस SN1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर कैटायन का फॉर्मेशन होना चाहिए। और प्लस रेसमाइजेशन तभी होता है जब आपका जो कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड क्रिएट होगा, कंपाउंड जो फॉर्म करेगा वो कायरल होना चाहिए, तभी रेसमाइजेशन होगा ना। तो ध्यान देंगे आपका कैटायन स्टेबल कहाँ है। ऑप्शन 1 में कैटायन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और ऑप्शन 4 में कैटायन बन सकता है। लेकिन ऑप्शन जो 2 और 3 ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जो कैटायन होगा वो कैटायन उतना स्टेबल नहीं है, तो ये डिफ़िकल्ट होगा, यहाँ भी डिफ़िकल्ट होगा। तो कैटायन बनना आसान कहाँ है, ऑप्शन 1 और 4 में। तो यहाँ पे आपका रेसमाइजेशन हो सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कंपाउंड 1 और 4 है, वहाँ पे आपका जो 1 नंबर उसमें सेंटर कायरल नहीं है, ये नॉट कायरल। तो जब कायरल नहीं है तो रेसमाइजेशन कैसे बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर कायरल तो होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 H सेम आ गया, तो इससे कायरल नहीं होगा। इसका मतलब अगर सिर्फ SN1 का सोचोगे तो आप बोल सकते हो
कि ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें बोला है रेसमाइजेशन समझना है। तो रेसमाइजेशन तभी पॉसिबल है जब उस केस में आपका जो कंपाउंड फॉर्म करेगा कारल होगा, जो कि नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा नॉन ऑफ दीज होगा, इसमें से कोई भी आंसर क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ बुक्स में या फिर जे में आपका नीट में जो बोला हुआ था कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि बस वो सोच रहा है कि यहाँ पे कड़ान का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रसमाई आपका कड़ान फॉर्मेशन है, रसमाइजेशन वाले पॉइंट को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चलो होगा नो नो नन ऑफ दिच, इसमें कोई भी ऐसा जो नहीं ऑप्शन जो हमारे साथ मैच करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब हमने दो कंपाउंड दिया 1 और 2 और बोला कि इनमें रिलेशन पता करो। ध्यान देना, आप क्या करो, जो कंपाउंड 1 है उसको क्या करोगे, थोड़ा सा इसको आप रोटेट करो, 180 के साथ रोटेट करो, यानी मिथाइल को यहाँ लाना है। तो आपका जो फिगर बनेगा, मिथाइल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा। पीछे वाला जो फिगर है वो अपना बना हुआ ब्रोमीन यहाँ पे, H यहाँ पे और नीचे मिथाइल बना हुआ है। जो 2 वाला फिगर है, 2 को भी थोड़ा सा घुमाते हैं, तो यहाँ पे CC एंगल घुमाते हैं यहाँ पे, तो इसका फिगर बनेगा तो CC नीचे बनेगा, ब्रोमीन ऐसा बनेगा, H यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग। इस केस में आप देखोगे तो ये जो कंपाउंड 1 और 2 हम ड्रॉ किए हैं रोटेशन के बाद, दोनों आपको सेम दिखेगा, तो दोनों सेम कंपाउंड है। यानी जो 1-2 कंपाउंड जो हम ड्रॉ किए हुए हैं दोनों सेम कंपाउंड है, और दोनों का अलग अलग मोमेंट पे उसका रोटेशन अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों का जो स्पेस में जो कॉन्फ़िगरेशन दोनों का अलग दिख रहा है। तो चूंकि इसमें रोटेशन अलाउड होगा, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दो अलग अलग मोमेंट पे फिगर ड्रॉ किया हुआ है और पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो ए और 1 और 2 क्या है, 1-2 आइडेंटिकल कंपाउंड का ही डिफरेंट कॉन्फॉर्मर्स है, तो ये बेसिकली क्या होगा, ये पेयर ऑफ कॉन्फॉर्मर्स होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा। तो ध्यान देना, मैलिक एसिड का फिगर यहाँ दिया हुआ है। अब मैलिक एसिड में कोई भी कारल सेंटर नहीं है, तो यानी ए क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को एग्जिबिट नहीं करेगा, तो यानी ऑप्शन जो ए होगा आपका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होता है उसका फिगर यहाँ दिया हुआ है। तो ये जो सेंटर है कार्बन का, इसमें 4 अलग ग्रुप होता है, यानी ये कारल की तरह बिहेव करेगा, यानी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, लैक्टिक एसिड ध्यान देना, लैक्टिक एसिड में भी क्या है, ये वाला जो कार्बन है वो कारल होता है, यानी भी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। टार्टरिक एसिड जो होता है उसका फिगर यहाँ दिया होता है, यहाँ पे 2 कारल सेंटर है, ये भी क्या होगा, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, आपका मैलिक एसिड। तो बच्चों ये था इसका आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास 2 रिएक्शन दिया हुआ है। पहले वाले केस में क्या आपके पास इथेनॉल दिया हुआ है और एक रिएक्शन में ब्रोमीन को इथेनॉल का जो ओ सेंटर है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, और सेकेंड वाले में क्या इथोक्साइड आयन है, और उसमें भी क्या है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें इथोक्साइड आयन ब्रोमीन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो बोला गया है कि कौन सा रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुआ था। ध्यान देना, सेकेंड वाला रिएक्शन में क्या है, सिंपली आपको दिख रहा है कि SN2 हुआ होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है। पहले वाले में मे भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें SN1 लेके SN2 लेते हैं। हाँ ना, अगर SN1 होता तो SN1 स्टेप होता तो यहाँ पे क्या बनता, ब्रोमीन हटता और कड़ायन बनता, और कड़ायन बनते ही अगला स्टेप क्या होता, रीअरेंजमेंट, यानी यहाँ का H उठ के यहाँ आ जाता और कड़ायन यहाँ शिफ्ट करना चाहिए था, और आपका जो अल्कोहल है यहाँ लिंक होना चाहिए था अगर ये SN1 होता तो। बट ऐसा हो रहा है क्या, आप देखोगे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सिंपल जो आपका O है, O का अटैचमेंट जो है वो कहाँ हो रहा है, तो O का अटैचमेंट हो रहा है, सिंपली ब्रोमीन को आप रिप्लेस कर रहे हो और O को उसके पास लगा दे रहे हो, यानी O बस यहीं पे लिंक हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी SN1 नहीं, यहाँ पे क्या हुआ होगा, SN2 हुआ होगा, यानी इन दोनों रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SN2, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में 4 बेंजीन का डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, जिसमें हर बेंजीन में आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है और साथ में एक और ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि प्लस एम या माइनस एम हो सकता है। तो ध्यान देना, बोला गया किस सिस्टम में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ईजिली होगा। तो ध्यान देंगे, जो बेंजीन रिंग होता है
उसके पास पाई क्लाउड का रोटेशन होते रहता है, यानी इसके ऊपर नीचे बेंजीन के प्लेन में आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव करते रहता है, यानी एक इस सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब इस सिस्टम क्या होता है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो सिस्टम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को प्रिवेंट करता है। तो ध्यान देना, आपका वो सिस्टम न्यूक्लियोफाइल को इजीली अप्रोच करने देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। तो जिस आपके बेंजीन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा, कम होगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच सबसे आसान होगा। तो डेंसिटी घटाने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो आपको बस देखना है कि इन चारों सिस्टम में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, और अगर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो बस आप कंपेयर करना कि किसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो जिस रिंग में डेंसिटी सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन ए में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रो ग्रुप -M या इसको आप -R बोलते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। CH3 क्या होता है, +M या +R, इससे क्या होता है, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। OCH3 भी क्या होता है, +M ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन वाइंडिंग ग्रुप होगा, इसको +R भी आप बोल सकते हो, इससे भी डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी, और D तो बस बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो आप सब में देखोगे तो सबसे जो डेंसिटी कम होगा वो इस रिंग में होने वाला है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी होगा। इनफैक्ट नाइट्रो जो है अपने ऑर्थो एंड पारा पे चार्ज पॉजिटिव क्रिएट करेगा, यहाँ से डेंसिटी खींचेगा, तो इस पॉइंट पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत आसानी से होगा, और यहाँ का क्लोरीन क्या होगा, इजीली क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का जो सब्स्टिट्यूशन होगा सबसे फास्ट होगा इन चार ऑप्शन में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किस ऑप्शन में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जिस सिस्टम का कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा वहाँ पे SN1 का रेट सबसे फास्ट होगा। तो ध्यान देंगे, हालाइट्स को हटा के हम लोग हर केस में क्या रहे, कैटायन बना रहे थे, यहाँ का कैटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, इसमें अब इस फिगर को हम थोड़ा सा ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, बीच में कैटायन बन रहा है, तो ऐसा फिगर होगा ऑप्शन ए का। ऑप्शन जो बी का फिगर होगा तो उसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें ब्रोमीन हटा के जो कैटायन होगा तो यहाँ बना है कैटायन, तो इसमें बेंजीन रिंग के बगल में पॉजिटिव बनेगा और यहाँ होगा CH3। ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा, सी में क्या होता है, ब्रोमीन है, उसको निकाल दो तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। ये हो गया सी का, तो ऑप्शन ए का ये हो गया, बी का ये हो गया और सी का ये हो गया। ऑप्शन डी का कैटायन कैसे बनेगा, तो ऑप्शन डी का कैटायन में क्या होगा, CCH5 यानी बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे आपका कैटायन बनेगा। तो ध्यान देना, इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा, तो ध्यान देना ऑप्शन ए और सी में 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, तो ए और सी का जो स्टेबिलिटी होगा वो बी और डी से बेटर होगा। अब ए और सी में कंपेयर करेंगे तो दो में रेजोनेंस का नंबर तो सेम है, बट ऑप्शन जो सी है उसमें 3 अल्फा एच भी है जो एक्स्ट्रा हाइपर कन्वर्जेशन शो कर सकता है। तो इस हाइपर कन्वर्जेशन इफेक्ट के कारण जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगा, इसलिए ऑप्शन सी से मोस्ट स्टेबल होगा। और ऑप्शन सी का जो कैटायन अगर मोस्ट स्टेबल होगा तो सबसे ज़्यादा फास्ट जो रिएक्ट करेगा SN1 के थ्रू, वो ऑप्शन सी करने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है और बोला है इनके करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी को आपको अरेंज करना है, ठीक है, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान देंगे, आप देखोगे ऑप्शन 3 में जो कैटायन बनेगा उसके पास कितना अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है, तो ये काफ़ी स्टेबल होगा। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या हो, इजीली अटैक करके एक्स को निकाल सकता है। ऑप्शन 4 में जो कैटायन बनेगा उसका अल्फा एच कितना बनेगा, अल्फा एच का नंबर 6 होगा, तो भी स्टेबल रहेगा। ऑप्शन 1 और 2 में जो है आपके एरोमेटिक रिंग से हैलोजन अटैच है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ से अगर हैलोजन लिंक होता है तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस आपका जो CX बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मैं जो बात कर रहा हूँ, इस बॉन्ड का जो बात कर रहे हैं, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कट रहेगा, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। तो इसका जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी हो भी क्या हो, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसको बॉन्ड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लस
न्यूक्लियोफाइल जो इसको अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव है और बेंजीन भी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच होता है, अगर आपका हालाइड लिंक होगा रिंग से बेंजीन रिंग से तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रेट स्लो होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 का जो रेट होगा वो 4 और 3 के रिस्पेक्ट में स्लो होगा। तो 4 3 में फास्ट होगा, 4 आपका थर्ड में, थर्ड से फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कट स्टेबल है, थर्ड के बाद होगा 4। अब 1 2 में कंपेयर करेंगे तो 1 2 में आपके पास नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर 2 में नाइट्रो जो जुड़ा हुआ है वो होता है -m या इसको -r बोलते हो आप। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, तो क्या होगा, डेंसिटी खींचेगा रिंग से, तो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को आसान करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अल्टीमेटली रिपेल कौन कर रहा था, बेंजीन रिंग का डेंसिटी। तो अगर नाइट्रो ग्रुप डेंसिटी को खींचेगा तो आपका जो हालाइड पॉइंट पे यानी जहाँ पे हाइड्रोजन लिंक है वहाँ से आपका नाइट्रो डेंसिटी खींचा, तो यहाँ पे चाहे पॉजिटिव बिल्ड होना चालू होगा, इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करके एक्स को निकाल सकता है फिर। तो 1 और 2 के रिस्पेक्ट में 2 पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो रहा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है हालाइड के ऑर्थोपारा पे लिंक है। तो इससे होता क्या है कि हालाइड जिस कार्बन से लिंक है वहाँ पे चाहे पॉजिटिव क्रिएट होता है, यानी वहाँ का डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा आसान हो जाएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू 1। तो अगर 2 1 में देखोगे तो फिर 2 बेटर देन 1 होगा, तो ये आपका ऑर्डर होगा फाइनल। तो आपका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा 3 4 2 1। तो बच्चों लोग आपका ऑप्शन ए जो है ये है करेक्ट ऑप्शन। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे ब्रोमीन अटैच है आपके बेंजाइल पोजीशन पे, उसमें पहले डाला गया है Mg इन ईथर। तो ध्यान देना, इस रिएजेंट से क्या होता है, आपका जो भी आपके पास ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है ये कन्वर्ट होता है गिरनार्ड रिएजेंट में, ये कन्वर्ट होगा RMgX में, यानी यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेंजीन के बाद CS2 MgS का फॉर्मेशन होगा। तो ये बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इसमें डालना है पानी। तो आपको पता है कि वाटर का जो H होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको गिरनार्ड का जो नेगेटिव पोलरिटी वाला जो कार्बन है उसको ले लेगा, तो इस H को क्या करेगा, खींच लेगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में क्या बन जाएगा, उस H को लेने के बाद ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग जो है जो CS2 है वहाँ पे CS3 बन जाएगा। तो ये आपका बन चुका है टॉल्यून। तो आपका जो आंसर C होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ध्यान देंगे, आपका जो यहाँ पे इन सबको देखोगे तो ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा है, डी में क्या हो रहा है कि आपका जो RX है, RX में जो KO से OH माइनस मिलेगा, तो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है जो इसको अटैक करेगा और RX पे OH जुड़ेगा और यहाँ से X माइनस बाहर चला जाएगा, यहाँ पे X माइनस क्या होगा, बाहर चला जाएगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या बाहर जा रहा है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और बोला गया इस मॉलिक्यूल का कितना स्टीरियोआइसोमर्स होगा। तो ध्यान ना, इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है और एक ऐसा कार्बन है जिसके पास 4 अलग अलग वैलेंसी है। यानी ये जो कार्बन जो स्टार मैं मार्क कर रहा हूँ, ए सेंटर कायरल कार्बन की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके अबाउट में सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो मान लेते हैं, तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल देखेंगे तो इसके कारण आपका कायरल हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है कि आपका सिस्टम D और L में बढ़ सकता है 2 पार्ट में, क्योंकि एक ही कायरल सेंटर है। अब अगर ये D होगा तो इस ये जो डबल बॉन्ड है ये भी ENZ शो कर सकता है, ENZ शो कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, E का D फॉर्म या E का L फॉर्म, या ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, Z का जो Z फॉर्म हो सकता है, Z का D फॉर्म या Z का L फॉर्म। तो टोटल आपका जो पॉसिबिलिटी होगा, ये पॉसिबिलिटी होगा 4 स्टीरियो आइसोमर्स का। ठीक है, तो टोटल इसका जो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होगा ये होगा 4।
तो ये लॉजिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि SN2 रिएक्शन में आपके पास एक जनरल एग्जाम्पल दिया हुआ है, RBr क्लोरीन इसमें न्यूक्लियोफाइल है और DMF सॉल्वेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑकर कर रहा है। बोला गया इसका इस रिएक्शन का रेट सबसे हाईएस्ट कौन सा ऑप्शन करेगा। तो ध्यान देना SN2 का जो रेट होता है उसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस एक मेजर रोल प्ले करता है। तो जो आपका रिएक्टेंट लेस हिंडर्ड होगा वो सबसे फास्ट रेट करेगा। तो सबसे लेस हिंडर्ड रिएक्टेंट कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी का जो रिएक्टेंट है सबसे लेस हिंड्रेंस से ही शो करेगा, तो इसका रेट सबसे फास्ट होगा। तो यानी इसका सिंपल एग्जांपल था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपका एक कंपाउंड है जो कि PPL लाइट प्लेन पोलर लाइट को रोटेट नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कायरल सेंटर है, इसका मतलब आप क्या इंटरफेरेंस निकालोगे। तो ध्यान देना अगर आपके मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है बट लेकिन फिर भी उसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, यानी वो PPL लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा मेजर कंपाउंड। यानी मान लेते हैं इसका एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे एग्जांपल आपके सामने है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों जो कार्बन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जिसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये दोनों कायरल है। बट इस सिस्टम में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो होता क्या है कि ऊपर का जो कार्बन है या सेंटर जो आपके लाइट को घुमाएगा राइट, तो नीचे वाला उसको लेफ्ट घुमा देगा विथ इक्वल एंगल से, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड है कायरल है बट ओवरऑल जो हो रहा है आपका एक कायरल सेंटर का जो रोटेशन है दूसरा कायरल सेंटर उस मॉलिक्यूल के विदिन ही इंटरनली क्या कर रहा है, कॉम्पनसेट कर दे रहा है। तो इसका आंसर ये होगा, यानी कंपाउंड इज मेजो। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक कायरल सेंटर दिया हुआ है और उसका फीचर पोजीशन बनाया हुआ है, उसका फीचर पोजीशन ड्रॉ किया हुआ है ऑप्शंस में, और बोला है किस फीचर पोजीशन में आपका R कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें सिंपल हम लोग क्या करेंगे, CIP रूल फॉलो करेंगे और आपके ग्रुप्स को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो ध्यान ना पहले वाले सिस्टम में आपका प्रायोरिटी 1A होगा, प्रायोरिटी 2A होगा, प्रायोरिटी 3A होगा और प्रायोरिटी 4A होगा। तो आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो ऑलरेडी आपके हॉरिजॉन्टल में है, यानी फोर्थ को हम बोलते हैं LPG, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सबसे छोटा प्रायोरिटी इसको दिए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 आप जाओगे तो 1 2 3 जाने पे आपका रोटेशन राइट हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब R होना चाहिए था, बट चूँकि आपका LPG हॉरिजॉन्टल में है, तो जब भी LPG यानी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यानी सबसे जो लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है अगर हॉरिजॉन्टल में रहेगा फीचर पोजीशन में, तो जो होना चाहिए उसका उल्टा करना है आपको। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है 1 2 3, यानी प्रायोरिटी नंबर ग्रुप में 1 2 3 मूव करते हो तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो उसको R होना चाहिए था, बट आपका जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल साइड है तो इसे हम S बोलेंगे, यानी ये वाला S हो जाएगा। सेकंड वाले में प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा। तो आपका जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल में है, तो इस केस में आप जो 1 2 3 मूव करते हो तो क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो अगर आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल साइड में होगा या तो बॉटम या तो टॉप में, उस केस में सिंपली क्या करना है, क्लॉकवाइज के लिए R बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए S बोलना है। तो यहाँ चूँकि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो इसको आप R बोल सकते हो। तो आपका B ऑप्शन जो होगा हमारे जो क्वेश्चन का डिमांड से मैच करेगा। इवन इनफैक्ट हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, B होगा। बाकी C और D का भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो C में क्या होता है, क्लोरीन को आप 1 बोल रहे हो, ये 2 है, ये 3 है, तो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट आपका जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो 4 है वो हॉरिजॉन्टल में है, तो आपका जो R दिख रहा है उसको आप S बोलोगे। D में क्या है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें आप घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल में, तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, S बोल देंगे। तो आप ध्यान देना आपका जो ऑप्शन A C D इन सारे में S कॉन्फ़िगरेशन है, तो बस R कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन B में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, तो बोला गया है इनमें कौन सा कंपाउंड
कायरल नहीं होगा। तो ध्यान ना, सारे जो कंपाउंड का नाम लिखा हो उसके कोरस्पॉन्डिंग उनका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसमें जो ए पोजीशन है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ का कार्बन कायरल होगा, तो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, कायरल होगा। ठीक है। ब्यूटेन 12 का बात करते हो तो ब्यूटेन 12 में क्या होता है, सेकंड पोजीशन में यहाँ OH होगा, यहाँ OH लगा देंगे तो ये जो सेंटर भी क्या हो गया, कायरल हो गया। डी ऑप्शन देखो, 3 ब्रोमोपेंटेन। तो 3 ब्रोमोपेंटेन का बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आप ध्यान देना, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके अबाउट ये दोनों ग्रुप सेम ग्रुप हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो ये कायरल नहीं है। तो ऑप्शन डी है जो कायरल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक बार हम लोग ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। तो सी में ध्यान देंगे, ये 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन दिया हुआ है, यानी इसका मतलब क्या होगा, आपका सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन दोनों पे क्या होगा, ब्रोमीन लगाना आपको। तो इस केस में क्या है कि इसमें अगर H को आप देखते हो तो इसमें ए बी सेंटर कायरल है, ए बी सेंटर कायरल है, यहाँ पे हमें 2 सेंटर कायरल है, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जो दोनों सेंटर है उसमें आपका सिमेट्रिकल नहीं है, यानी इसमें मेजर कंपाउंड का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ABC ये तीनों क्या होगा, कायरल होगा। तो ऑप्शन डी है जो होगा, कायरल नहीं होगा। ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला गया इसमें कौन सा ऑप्शन का जो रिएक्टेंट पार्टिकल है वो SN1 रिएक्शन के थ्रू मिल जाएगा। तो ध्यान ना, SN1 रिएक्शन में कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका जो लिविंग ग्रुप है निकल के क्या बनता है, कैटायन बनता है। तो जहाँ पे कैटायन क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा, वो SN1 से क्या होगा, SN1 से जाने की तरफ मूव करेगा। तो ध्यान देंगे इन सारे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो इथाइल क्लोराइड में आपका जो कैटायन बनने वाला है CH3 CH2+ बनने वाला है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में जो अगर सील को आप रिमूव करोगे तो आपका जो कैटायन ऐसा बनेगा सेकेंडरी पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक है। तो और सी वाले में क्लोरोबेंजीन में जो है अगर आप सील को निकालते हो तो आपका कैटायन बनेगा डबल बॉन्ड के ऊपर, यहाँ बनने वाला है। और बेंजीन क्लोराइड का जो कैटायन बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, CH2Cl से यहाँ सील निकाल दो तो कैटायन ये बनेगा। अब ध्यान देना, इस कैटायन का अल्फा H क्या है, 6 है, इसका अल्फा H क्या है, 3 है। अब इसमें क्या है, इस कैटायन में जो ऑप्शन सी का जो कैटायन है उसमें sp2 कार्बन पे पॉजिटिव है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा। और ऑप्शन डी का जो कैटायन है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, कैटायन क्या होगा, काफ़ी स्टेबल होगा, यानी हाईली स्टेबल होगा। तो अगर आप देखोगे कि इन सारे ऑप्शन में सबसे स्टेबल कौन होने वाला है, तो कैटायन का अगर स्टेबिलिटी मॉडल देखें तो सबसे फास्ट ज़्यादा स्टेबल होगा डी के बाद होगा अल्फा H के अकॉर्डिंग बी के बाद ए, और लास्ट में सबसे सी होगा। सी क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो ध्यान देंगे जो सबसे स्टेबल कैटायन होगा उसमें SN1 रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट होगा, यानी ऑप्शन डी का जो आपका कंपाउंड है उसका जो मैकेनिज्म होगा वो मेनली क्या होगा, SN1 होगा। ठीक है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक वेज एंड डैश डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, बोला गया है आपको इसका RNS कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि R का है कि S का है। तो ध्यान ना, इसमें सिंपली हम फॉलो करेंगे CIP रूल, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम ग्रुप को उसके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा ब्रोमीन का 1, फिर क्लोरीन 2, फिर मिथाइल 3 और H होगा 4। तो आपका इसमें जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है, डैश पे डाला हुआ है, डैश पे यानी पीछे डाला हुआ है। तो सिंपली आपको मूव करना है, आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है और 2 से, ठीक है। और इस प्रोसेस में अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो R, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या होगा, S। क्लॉकवाइज के लिए R, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, S। तो ध्यान ना, ब्रोमीन से क्लोरीन और क्लोरीन से मिथाइल, तो हमारा मूवमेंट क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो ए सिस्टम क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो ए होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने पूछा हुआ है कि इन चारों गिवन ऑप्शन में से कौन सा लिस्ट रिएक्टिव होगा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान ना, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी आपका हालाइड्स लिंक होता है डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में, तो उस केस में क्या होता है कि इस हालाइड का जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है
कि कार्बन और Cl के बॉन्ड में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो हम बोलते हैं कि इस बॉन्ड में PDC मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड से बढ़ जाएगा तो इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा, इसको आप तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप तोड़ते भी हो तो तोड़ने के बाद जो कटायन बनता है वो कटायन क्या होगा, डबल बॉन्ड के ऊपर है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 था, तो sp2 कार्बन का आपका s कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो कभी भी डबल बॉन्ड के बगल में अगर हाइलाइट लिंक होगा तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा बहुत स्लो होता है। तो अब आप देखोगे ऑप्शन ए में आपके पास अगर यहाँ पॉजिटिव बनाते हो तो ये अल्फा एच क्या 9 हो जाएगा और काफ़ी स्टेबल करेंट बनेगा। यहाँ पॉजिटिव बनने पर अल्फा एच क्या होगा 3 होगा। अगर आप यहाँ पॉजिटिव बनाते हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस से भी करेंट क्या होगा, स्टेबल रहेगा। बट बी वाला ऑप्शन में आपका जो क्लोरीन है डायरेक्टली लिंक है डबल बॉन्ड से, यानी ये सिचुएशन ऐसा कुछ हो जाएगा, यानी इसे पॉजिटिव क्या है, हाईली अनस्टेबल, प्लस आपका जो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना ही मुश्किल है। तो हाईली अनस्टेबल एंड बॉन्ड तोड़ना ही मुश्किल है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी का जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे स्लोएस्ट पार्टिसिपेट करेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग बी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 गिवन ऑप्शंस में से हर ऑप्शन में 2 कंपाउंड दिया हुआ है और बोला गया है कि किस ऑप्शन में जो दोनों कंपाउंड दिया हुआ है आपस में उनका रिलेशन इनएंसोमर्स का होगा। तो इनएंसोमर्स अब किसको बोलते हैं, तो जो मिरर इमेज होगा और नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। मतलब 2 कंपाउंड अगर आपस में मिरर इमेज हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग इनएंसोमेरिक पेयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए में है आप उसका मिरर की तरफ तुम सोचोगे तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है और दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, इसको घुमा हुए तो भी सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। यानी ऑप्शन ए में जो दोनों कंपाउंड है वो आपस में क्या होगा, उनका रिलेशन होगा इनएंसोमर्स का, यानी इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगर आप बाकी चेक कर लोगे ऑप्शन बी को देखते हैं तो बी में जो है, बी में मिरर इमेज ही नहीं है, बी में मिरर इमेज जो बोलते हैं ना, मिरर इमेज ही नहीं है दोनों आपस में। ऑप्शन सी में भी क्या है, मिरर इमेज नहीं है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी का ही बात करते हैं तो यहाँ भी ये सब मिरर इमेज नहीं है। यानी आपके पास सी बी डी इसमें जो 2 कंपाउंड मेंशन किए हो दोनों आपस में मिरर इमेज ही नहीं है, तो उसको हम आंसर बोल ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि डी हाइड्रोहाइलोजनेशन का रेट किस में सबसे फास्ट होगा। ध्यान देना, आप इसमें हाइड्रोजन निकालते हो और इसमें हाइड्रोजन निकालते हो एडजेसेंट पोजीशन से, तो इसमें रेट फास्ट कब होता है, तो जब आपका हाइलाइट जितना इजीली लीव करेगा। तो हाइलाइट इजीली कब लीव करेगा, जब ये आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा। तो ये होगा इनका हाइलाइट्स के लिविंग का यानी लीव करने का टेंडेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आपका रेट डिसाइड होगा। तो सबसे फास्ट होगा आई, फिर होगा बी आर, फिर होगा सी एल, फिर होगा एफ। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने इथाइल क्लोराइड दिया हो, उसमें डाल रहे हैं NaCN। तो SN2 तरीके से इसमें क्या होगा, CN जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN फॉर्म कर गया। अब इसमें डालोगे NiS2 तो इसमें क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें डाल रहे हैं AC2O। तो AC2 यानी एसिटिक एनहाइड्रेट का खास बात क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 COO CO CH3। इसमें करना क्या होता है, जब भी AC2 डालते हैं तो जहाँ भी आपके पास RNH2 रहेगा, तो RNH2 में अगर AC2 डालते हैं हम लोग तो क्या करना आपको, यहाँ से एक H निकलेगा, एक H निकलेगा, यहाँ क्या बन जाएगा CO CH3 जोड़ देना है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे जो है NH2 का एक H निकाल देना और यहाँ पे अल्टीमेटली जुड़ेगा एसिटाइल ग्रुप। अब आप देखो कि कौन सा हिसाब से मैच कर रहा है। तो 3 कार्बन है, N है, COC3 है, यानी ऑप्शन ए हमारे साथ मैच करेगा।
तो इसका जो जेड होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि आपको 2 क्लोरोब्यूटेन मिल रहा है। जब आप नॉर्मल ब्यूटेन का ट्रीटमेंट करते हो इन Cl2 सनलाइट में, और उसके बाद कुछ ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्यान देना, जब भी Cl2 सनलाइट करते हैं तो पहले क्या बनता है, पहले बनता है रेडिकल। तो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, रेडिकल स्टेबल होगा सेकेंडरी पोजीशन पे। तो मान लेते हैं यहाँ पर रेडिकल स्टेबलाइज ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ रेडिकल बना लिए। अब रेडिकल का जो हाइब्रिडेशन होता है, तो यहाँ पे जो कार्बन था sp3, अब इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। sp2 मतलब इस कार्बन का जो 3 बॉन्ड है वो प्लेन में होगा, यानी H होगा, CH3 होगा और इथाइल होगा, और यह रेडिकल बना हुआ है। अब इस रेडिकल में आप क्लोरीन रेडिकल को जोड़ते हो, अभी ऐड होगा तो क्लोरीन रेडिकल यहाँ से भी ऐड हो सकता है और यहाँ से भी ऐड हो सकता है, और दोनों साइड ऐड होने का इक्वल चांस है। तो इस केस में आपका जो कंपाउंड क्रिएट होगा, तो इसमें Cl रहेगा, H रहेगा, CH3 रहेगा, इथाइल रहेगा। दूसरे वाले में क्या होगा, Cl जो है इधर से ऐड होगा, इथाइल H एंड CH3 है, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो आपके पास चूँकि सिस्टम प्लेनर था, तो उसमें अटैक जब भी होगा, जब भी आपके पास प्लेनर सिस्टम है तो उसमें दोनों से अटैक इक्वली पॉसिबल होता है। तो उस केस में जो आउटकम बनता है, अगर कायरल है तो उसका डी फॉर्म भी पॉसिबल होगा, उसका एल फॉर्म पॉसिबल होगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम में एक रैस्मिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इस केस में आपका डी और एल फॉर्म का बनने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो ऑप्शन इसका होगा बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है C4H9Cl, जिसको हम ए बोलते हैं। इसका तुम वोरिचेशन करते हो तो एक हाइड्रोकार्बन क्रिएट होता है विच ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव देन AH। तो है ना, तो बहुत सिंपल है। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे को सिंगल मोनोक्लोर करना है वही वोरिचेशन के बाद, तो अगर आप टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर आप लेके चलते हो तो वो चिरेशन के बाद जो बनता है आपका आउटकम ऐसा बनेगा। अब इसमें जो भी कार्बन है जहाँ पे H जुड़ा हुआ है, ये सारा आइडेंटिकल है, सारा क्या है, आइडेंटिकल है। यानी जहाँ जहाँ H है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, सारा H क्या है, आइडेंटिकल टाइप का है। तो कहीं से भी H निकाल के तुम Cl लगाओगे तो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, सारा पोजीशन सेम टाइप का, इसलिए मैं सबका 1 लिख दे रहा हूँ। तो आप क्लोरीन को कहीं भी जोड़ो, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बनेगा, यानी सिंगल मोनोक्लोर बन रहा है डेरिवेटिव। तो आपका जो आंसर ए होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक फार्मूला दिया हुआ है C7H16, और उस फार्मूले के उसमें कुछ कंपाउंड्स का ऑप्शन में दिया हुआ है और बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ध्यान देना, सिंपली जिसमें कायरल सेंटर होगा और कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए का अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन, तो आप ध्यान देंगे 5 कार्बन है और सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या है, आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक। तो इसमें ध्यान देना, इसमें आपके पास अगर H को हम देखते हैं तो यहाँ पे H अगर देखोगे तो इस केस में ये जो पोजीशन दिख रहा है मुझे, एक कायरल दिख रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। एक ग्रुप हो गया आपका हाइड्रोजन, एक हो गया इथाइल, एक हो गया मिथाइल और एक हो गया बड़ा सा एज ग्रुप, ठीक है। तो ये सेंटर कायरल होगा। अगर बी का ऑप्शन देते तो बी में क्या है, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन अगर आप देखते हो ना, तो ये इस फॉर्मूले को मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ब्यूटेन के सेकंड पोजीशन में 2-2 कार्बन जोड़ दोगे मिथाइल ग्रुप, तो इसमें कार्बन 6 ही होगा, बट यहाँ कार्बन 7 दिया हुआ है, तो आपके फॉर्मूला को मैच नहीं करेगा। 2 मिथाइल हेक्सेन का बात अगर हम करते हैं तो 2 मिथाइल हेक्सेन तो ये हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ भी देखना, यहाँ भी कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, सारे जगह जो है वैलेंसी
चारों वैलेंसी अलग कहीं नहीं दिखेगा। इवन आप जो पोजीशन 2 है उस पर 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी वैलेंसी क्या है आपका 4 अलग अलग तो नहीं दिख रहा मुझे, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा, एक इसके पास कारल सेंटर है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, यानी इसका एक डी फॉर्म होगा और एक एल फॉर्म होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर। और एनालिसिस मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे 4 कंपाउंड में पूछा गया है कि कौन सा कारल नहीं है, तो ध्यान देना पहले वाले फिगर में ए पॉइंट कारल है, यानी 4 डिफरेंट वैलेंसी को जुड़ा हुआ है। सेकेंड बी वाले ऑप्शन में ये कार्बन का पोजीशन क्या है, इसमें 4 अलग वैलेंसी यानी कारल होगा। जो सी है, सी में ऐसा कोई भी कार्बन नहीं जहाँ पे चारों वैलेंसी अलग हुआ, तो सी जो होगा वो कारल नहीं होगा। तो बच्चों लोग इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू गिव फिनॉल रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशन, बट क्लोरीन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज रीडली रिप्लेस्ड। इसका रीजन पूछा गया आपसे, ध्यान देना। होता क्या है कि क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पे लोन पेयर के रेजोनेंस के कारण ये जो बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड का बिल्डअप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, पहला रीजन। सेकेंड, अगर आप बॉन्ड तोड़ते भी हो तो जो कटायन क्रिएट होता है वो कटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर बना हुआ है। तो सेकेंड रीजन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। थर्ड बोला गया कि अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करेगा तो आपका जो बेंजीन सिस्टम है इटसेल्फ के इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो होगा इस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको क्या करेगा, रिपेल। तो अगर ये रिपेल कर रहा है तो इसको अटैक होने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण आपका क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन को रिप्लेस करने के लिए हमको ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ता है। इनफैक्ट आपको ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डॉप प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन को हटा के अगर आप OH माइनस डालना चाहते हो इसमें और फिनॉल बनाना चाहते हो तो आपको 300 ATM प्रेशर देना पड़ता है एंड 623 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कंडीशन ड्रास्टिक करना पड़ता है। अब जितना आप नाइट्रो जोड़ते जाओगे सिस्टम में तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, अगर आप नाइट्रो ग्रुप को जोड़ते हैं ऑर्थन पारा पोजीशन पे तो ये क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप अपने ऑर्थन पारा पोजीशन पे डेंसिटी खींचता है, वहाँ पे चाहे पॉजिटिव को लाने का कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे जहाँ पे डेंसिटी घटेगा वहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक इजी हो जाएगा। तो जितना आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे ऑर्थन पारा पोजीशन में उतना ही डेंसिटी क्या होगा, क्लोरीन वाले पॉइंट का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज करके वहाँ चाहे पॉजिटिव आएगा और उतना ही वहाँ पर नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर जैसे एक नाइट्रो आ गया पारा पे तो आपका जो कंडीशन है थोड़ा सा आसान हो गया कि बिना प्रेशर दिए हुए 1 मोलर NOH में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो जा रहा है आपका। अगर आपको 2 नाइट्रो डाल दिए तो क्या हो गया, आपका काम बहुत डाइल्यूट NOH में काम हो जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर 3 नाइट्रो जोड़ देंगे ऑर्थन पारा पे तो उसके इसमें सिंपल अगर वार्म वाटर डालोगे यानी सिंपल पानी गर्म पानी डाल दोगे तो भी क्या होगा, आपका सील हटा के OH लग जाएगा बिना OH माइनस का यूज किए हुए, यानी बिना NOH का यूज किए हुए आप गर्म पानी से ही आपका क्लोरीन OH से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों लोग इसका रीजन अल्टीमेटली क्या होगा, तो आपका जो नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है अपने ऑर्थन पारा पोजीशन से और क्लोरीन वाले पोजीशन में जिससे क्लोरीन जिस कार्बन से लिंक होता है वहाँ से डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा और वहाँ पे अटैक क्या होगा, आसान करवा देगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो NO2 जो होता है विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ऑर्थन पारा पोजीशन, हेंस न्यूक्लियोफाइल का अटैक को ईजी करेगा एट ऑर्थन पारा पोजीशन पे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग पूछा गया है कि अल्काइल हाइड्राइड को आप अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें आप डाल दो एक्वस KOH। तो यहाँ जो एक्वस KOH का जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस अटैक करेगा और X को रिप्लेस करके अल्कोहल बनाएगा। यहाँ होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा।
तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने एक कायरल सेंटर दिया हुआ है, उस पर OH का अटैक कर रहे हैं और ब्रोमीन लीव कर रहा है, और बोला गया है कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो ध्यान देना, इसमें कहीं नहीं कि ध्यान देना, आपका OH अटैक पीछे से कर रहा है और यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। अब इन्वर्जन कहाँ होता है, तो अगर आपसे पूछा है तो इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन में। इसका मतलब आपका जो यहाँ मैकेनिज्म हो रहा होगा वो हो रहा होगा SN2, यानी ऑप्शन जो ए होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको बोला गया है कि टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं हम लोग सोडियम मिथोक्साइड के साथ, तो क्या होगा। तो सोडियम मिथोक्साइड का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन करेगा E2 के तरीके से, तो यहाँ पर अल्टीमेटली बनता है इस तरह का एल्कीन बनेगा। जिस एल्कीन को बोल सकते हो आइसोब्यूटिलीन बोल सकते हो, आइसोब्यूटिलीन बोल सकते हो। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इससे पूछा गया है कि गिरनार रिएजेंट कैसे बनता है। तो सिंपली है, जब भी आपके पास अल्काइल हाइड्राइड दिया रहेगा उसमें डालोगे Mg ड्राई ईथर काम करता है सॉल्वेंट का, तो बनता है RMGX जो कि होता है गिरनार रिएजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो गिरनार रिएजेंट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड अल्काइल हाइड्राइड, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके पास क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और बोला कि क्लोरोबेंजीन को हम रिएट करवा रहे हैं Mg के साथ इन ड्राई ईथर, तो उस केस में क्या होगा, उसके समय बनेगा गिरनार रिएजेंट। अब इसमें डालेंगे हम लोग इथानॉल, तो इथानॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन जो होगा Mg के इस पॉइंट से, यानी जो कार्बन से लिंक है Mg का बॉन्ड, वहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी होगा, तो वहाँ वो नेगेटिव पोलरिटी से H को ले लेगा अपने पास, तो और बन जाएगा क्या होगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने बेंजीन दिया हुआ है और बोला गया इसको हम ट्रीट कर रहे हैं नॉर्मल प्रोपाइल इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। तो बेसिकली ये फेडरिक ऑफ अल्काइलेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या करता है, LCl3 लेविस एसिड होता है, तो क्लोरीन को खींचेगा अपने पास और एक कटायन जनरेट करेगा CH3CH2 अब एक कटायन में क्या होता है, आपका H जो है माइग्रेट करेगा और कटायन जो है बीच में आ जाएगा CH3CH+CH3। अब क्या है, कटायन जो होगा इस पे रिंग अटैक करेगा और आपको फॉर्म करेगा, ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा। अब इस कंपाउंड का नाम जो होगा, ये नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम क्यूमिन ही बोलते हैं, और इसको आप बोल सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 रिटेंट पार्टिकल दिया हुआ है, बोला गया है कि इसमें NOH के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट कहाँ होगा। तो ध्यान देना, आपका सारा सिस्टम में क्या है, आपके पास क्लोरीन है जो कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो आपको बार बार मैं बता चुका हम लोग कि जब भी क्लोरीन बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसके इस बॉन्ड में PDC करेक्टर होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है। प्लस अगर इसमें OH अगर अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा। तो बेंजीन रिंग इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको इस OH- को रिपल्सन होगा। ठीक है, और क्या होता है कि इस तो और यहाँ पे अगर तुम सील को अटैक कटायन बनाओगे तो कटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण OH का अटैक यहाँ पे क्या होगा, मुश्किल है। बट अगर मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में अगर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दें, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, तो ये क्या करेगा, डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो आपकी न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को रिपल्सन जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, ऑप्शन ए में आपका 3 नाइट्रो जुड़ा हुआ है, इस एक क्या करेगा, अपने ऑर्थो एंड पारा पोजिशन से डेंसिटी खींचेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो पोजिशन है ये सारे नाइट्रो का ऑर्थो या पारा पोजिशन है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, आपका OH यहाँ बहुत ईजिली अटैक करेगा OH-,
और क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। यानी सबसे फास्ट NaOH के साथ रिएक्शन आपका ऑप्शन ए करने वाला है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इन चारों में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो चारों का हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला है ब्यूटेन 1ऑल। ब्यूटेन 1ऑल का अगर हम बात करते हैं इसमें कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 1-प्रोपेनॉल में भी क्या होगा, आप देखोगे तो इसमें भी कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, तो भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन का हम बात करते हैं, तो 2-क्लोरोब्यूटेन में ध्यान देना, जो सेकेंड कार्बन है वो कायरल दिख रहा है मुझे, यानी क्या होगा, ए होगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्शन सी जो होगा ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, जिसका मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसको शॉर्ट हम बोलते हैं क्लोरल मॉलिक्यूल। क्लोरल, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल को रिएक्ट विथ क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है DDT। क्या बनता है बच्चों, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसका हम लोग यूज करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। तो ध्यान देंगे DDT का फिगर आपको पता होना चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन यहाँ छोड़ दो, आपका जो इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो यहाँ पे, तो ये इसको इसके O को यहाँ दिखा दो, इसको यहाँ से जोड़ देना है, नीचे भी आप क्लोरीन को जोड़ दो इस तरीके से, यहाँ पे H को ऐसे दिखा दो, यहाँ पे CCl दिखा दो, तो ये हो जाएगा आपका DDT का फिगर। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है किससे मैच कर रहा है, तो मैच करेगा हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन सी के साथ, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। DDT का फिगर आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपको एडवाइस किया जाता है कि DDT का फिगर को आप याद कर लेना। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया कि क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए एसीटोन में हम क्या ऐड करेंगे। ध्यान देना, आपको पता है कि एसीटोन जो है इस फिगर में इस तरह का लिंकेज है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह हो सकता है। तो इसमें अगर हम डालेंगे Cl2 इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म की तरह रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COO माइनस NCHCl3 बन सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ क्लोरीन इन बेसिक मीडियम को चाहिए, तो ये तो ऐसा कोई दिया नहीं हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्लोरीन इन बेसिक मीडियम प्रोड्यूस करता है आपका OCl माइनस, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोक्लोराइट आयन। तो अगर आपके पास डायरेक्टली Cl2OH नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपके पास कहीं भी OCl माइनस दिया हो तो उसको टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी इससे आपको OCl माइनस आयन मिल जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, सेम रिएक्शन ऑकर करेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि फॉस्जिन किस केमिकल कंपाउंड का कॉमन नेम होता है। तो ध्यान ना, फॉस्जिन का जो फिगर होता है ऐसा कुछ होता है, तो ये इसका जो आप देखोगे तो इसको आप बोल सकते हो कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, और इसी के साथ हम लोगों ने हाइड्रोजन का जितना भी PYQ हम लोग सॉल्व कर लिया। तो ध्यान देना, इसमें खास बात आप लोगों ने क्या देखा होगा कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे वो NCERT या उसके अराउंड से ही पूछा गया था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था या आपके ज़्यादा NCERT से बाहर पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन अगर NCERT से बाहर अगर है भी तो बहुत पुराना जो आया हुआ है, यानी 2000 से पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मे भी कुछ क्वेश्चन NCERT से बाहर हो सकते हैं। बट रिसेंट का जो 5-10 का पेपर में आप देखोगे तो रिसेंट ट्रेंड में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो NCERT बेस है, और कुछ क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट हैं भी तो NCERT के कॉन्सेप्ट को लिंक करके डिफ़िकल्ट किया गया है।
तो ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट आप पढ़े नहीं होगे। तो आपको सिंपली लास्ट मोमेंट में क्या करना है, एनसीईआरटी रिकैप करना है और अपने अंदर बिलीव रखना है कि आप एग्ज़ाम अच्छा करोगे। लास्ट मोमेंट जो है नीट के लिए प्योरली आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने एग्ज़ाम के लिए। जितना आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना आपका नीट का एग्ज़ाम बेटर होगा। तो बच्चों लोग, मेरे साइड से आपके इस नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट सीरीज में।